बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाजरीन, आज पीडीएम के मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें हुकूमत के खिलाफ जलसे के हवाले से मुशावरत की गई। दूसरी जानिब बिलावल साहब ने हुकूमत पर एक मरतबा फिर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि अवाम नाअहल हुकूमत को भगाने के लिए तैयार है, जबकि अमेरिका ने ड्रोन हमले के बाद अफगानिस्तान पर आज फिजाई हमला भी किया है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अमेरिका ने ड्रोन हमले में जो काबुल धमाकों के मास्टरमाइंड हैं उनको हलाक करने का दावा किया है, जबकि जिसके बाद एक फ़िज़ाई हमला भी अमेरिका की जानिब से किया गया। क्या समझ रहे हैं कि क्या अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ एक और महाज में उलझने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, यहाँ पर पहली बात तो ये कि आज एक बहुत अच्छी खबर आई है। बड़े अरसे के बाद कोई अच्छी खबर इस खत्ते से और इस जगहों से आई है, और वो आ रही है बगदाद से जी। और उसका बराह रास्त अब ताल्लुक पाकिस्तान पे पड़ने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे अफ़गानिस्तान डिस्कस हुआ है और वहाँ पर ज़ाहिर है कि बगदाद और शाम और ये वो जगह हैं जहाँ पे दाइश ने जन्म लिया था, तो वहाँ पे दाइश भी ज़ेर बहस आई है। और वहाँ पर आज जो मेज़बानी थी मुस्तफ़ा अल ख़ादिमी, जो कि इराक़ के वज़ीर आज़म हैं और उनके इंटेलिजेंस चीफ भी रहे हैं पहले ये, और बहुत फ़ाल शख्सियत हैं, और इराक़ में यह हुकूमत बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था इलेक्शंस के बाद, क्योंकि इराक़ अदम इस्तेकाम का शिकार है 2003 से लेके अब तक जी। और इस दौरान उनका फ़ाल होना, उनका ये सफारती महाज पे फ़ाल होना, और ये बड़ा मुश्किल था जो आज उन्होंने किया। वो और सदर मैक्रों दोनों जो हैं वो मेज़बान थे उस कॉन्फ्रेंस के, और उस कॉन्फ्रेंस में जो है वो जो मेहमान पहुंचे उसमें उर्दन से शाह अब्दुल्ला वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, उसके बाद मिस्र से उनके सदर अब्दुल फताह अल सीसी मौजूद थे, फ्रांस से मैक्रों आए थे, और कतर से शेख तमीम बिन हमाद सानी तशरीफ़ लाए थे। और ये उनका किसी भी कतर के अमीर का जो है ये पहला दौरा था तवील अरसे के बाद। और इसमें जो दिलचस्प बात जिसका कहा जा रहा था कि क्या सऊदी अरब, क्या ईरान, क्या तुर्की, तो तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा यहाँ पे मौजूद थे। अगर वो तस्वीर हम दिखाएं यहाँ पे, जो कि कुछ देर पहले जारी हुई है, तो उस तस्वीर में आपको नज़र आएगा कि फैसल बिन फरहान खड़े हैं पीछे। अगली सफ़े को हम जी, यहाँ पे जो है वो अमीर कतर खड़े हैं, उनके बाद फिर सदर मैक्रों खड़े हैं जी, सदर मैक्रों हैं, और उसके बाद फिर हमें शाह अब्दुल्ला नज़र आ रहे हैं। इसमें हमें यहाँ पे बहुत जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, और वो कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली जो बात अगर मैं कहूँ, तो इसमें हमें यूएई से जो उनके नायब सदर हैं और दुबई के रूलर हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल मखतूम, वो हमें वो जो साइफ बिल्कुल वो बिल्कुल ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जो हैं उनके साथ हमें खड़े नज़र आ रहे हैं, हुसैन अमीर अब्दुल्लायान के साथ। और अब देखें ये किस कदर खूबसूरत मंज़र है। और यहाँ पे कुवैत से भी उनके प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए हैं, शेख सबा खालिद अल हम्माद जो हैं सबा, वो भी आए हैं, और ये सारी जो शख्सियात हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, और टर्की के जो हैं वो वज़ीर ख़ारिजा भी मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि यहाँ पे ईरान और सऊदी अरेबिया, ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात तो एक इसमें जो है ना वो बहुत कोई शिया सुन्नी इशू नहीं है। शिया सुन्नी इशू तो बाद में बना ना, इनकलाब के बाद, इनकलाब ईरान के बाद ये शिया सुन्नी इसको ज़्यादा कलर दिया गया। उससे पहले तो शिया तो था ईरान, शाह ईरान के दौर में भी,
लेकिन दोनों ममालिक चूंकि अमेरिकन कैंप में थे तो इसलिए कोई इशू नहीं रहा। और अमेरिकन ज़्यादा रिलाई ईरान पे करते थे सऊदी अरब से ज़्यादा। वहाँ तो आरामको और ऑयल वगैरह का सिलसिला था, लेकिन शाह ईरान ज़्यादा करीब थे अमेरिकन के। और सोवियत जंग के दौरान ये मुल्क सारे एक ही कैंप में थे। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद इनकलाब जब आया ईरान का, तो उसके बाद ये पूरा जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो गई, ठीक है। और ईरान जो है वो अमेरिकन ब्लॉक से निकल के वो किसी और ब्लॉक में भी नहीं गया, वो अपना ही उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जो है वो पॉलिसी इख्तियार की। अच्छा, तो अब इसमें तो ये एक बहुत बड़ा आज इवेंट है मेरे ख्याल से, जो कि और वहाँ चूंकि अफगानिस्तान डिस्कस होता रहा है और अफगानिस्तान के अंदर ये खास तौर पे जो दाइश का मामला डिस्कस हुआ है। अच्छा, मैं आपको इसमें दो तीन बातें, एक तो ये है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से चूंकि कहा गया इसलिए हम मान लेते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं इसके अलावा। पूरी दुनिया में जो लोग हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ड्रोन चलाया है तो मान लेते हैं उन्होंने ड्रोन मास्टरमाइंड हलाक और एक मास्टरमाइंड जो था, यानी जो प्लानर था। अच्छा, 170 लोग, अब CNN BBC सब ने 170 कर दिए फिगर, मगर वो डाउन प्ले कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या वजह है। बहरहाल ठीक है, अल्लाह ताला खैर अपना रहम करे जितने लोग भी अपनी जानों से गए हैं वहाँ पे, लेकिन तादाद 170। अब जो हमने बात की थी वो BBC CNN सब आज 170 ही बता रहे हैं। मैं उनकी स्लाइड्स वगैरह नहीं दिखाना चाह रहा, लेकिन 170 की फिगर बता रहे हैं जो उस दिन काबुल में जानों से गए। अब जनाब एक ड्रोन कहीं से चला जो गालिबन कहीं मशरिक वस्ता की किसी रियासत से चला होगा, ये हमें इतना ही बताया गया, और उसकी इजाज़त जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन ने दी। और वो आया और किसी जगह गिरा, और वो गालिबन कहीं नंगरहार में कहीं गिरा एग्जैक्ट एक ही गाड़ी के ऊपर वो लगा जाके, जिसमें वो प्लानर जा रहा था जिसका नाम हमें नहीं पता, उसके साथ उसका एक साथी था, और दोनों ख़त्म हो गए बस। तो मतलब अब ये तो कुछ अजीब सी बात है, ठीक है ना, कि वो प्लानर जो था उसका कैसे पता चला, क्या हुआ, मतलब आगे। अच्छा, फिर वो साथी, आज ये भी उन्होंने कहा है, अमेरिकन इंटेलिजेंस ये कह रही है कि दूसरा जो अटैक है वो भी, अगले अटैक्स इमिनेंट हैं, यानी होने जा रहे हैं। जैसे पहले अटैक हुआ था, मजीद अटैक होने जा रहे हैं। तो सवाल अब ये है, बहुत सारे सवालात इसमें खड़े हो रहे हैं कि अब क्या सिक्योरिटी की सूरत हाल बनेगी, किस तरह से मामला तय होंगे। तालिबान जो हैं वो मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत बन जाए जल्द से जल्द, और फिर हुकूमत को रिकग्नाइज़ किया जाए, हुकूमत आगे चले। लेकिन इसमें दो तीन बातें जो हैं, आज मैं देखें, ईरान और सऊदी अरब का जब मामला है ना, तो ये और तुर्की, ये मशरिक़ वस्ता दोबारा कहीं अमेरिका को खींच ना ले। और यहाँ अच्छा, अमेरिका तो मौजूद है ना, ओवर द होराइजन तो है ना, ऊपर से तो देख रहे हैं ना वो, मतलब वो हैं। और कल भी मैंने बात की थी कि पहले भी कहता रहा हूँ कि ये ग्रे जोन में, एसिमेट्रिकल, हाइब्रिड वॉर, जो भी नाम दें, ये जंगें किसी और जगहों पे किसी और अंदाज में लड़ी जाएंगी और लड़ी जा रही हैं। लेकिन दाइश के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि जो कल मैंने बात की थी ना कि ये अबू मुसाब जरकावी, जो मैंने कल बात की थी अहमद फदील के नाम से, जो पेशावर में जहाद के दिनों में आया, फिर जहाद के वापस चला गया, फिर 9/11 में कहीं हिरात और ईरान के पास उसामा बिन लादेन से इनकी बनी नहीं, इख्तलाफ थे, मतलब बनी नहीं, इन्होंने कहा कि मैं तो एक बड़ा देखता हूँ मंजर कैसा होना चाहिए। और इन्होंने फिर वो वहाँ पे जाके इन्होंने जो अंबार सूबा है इराक का, वहाँ पर जाके इन्होंने अपने साथियों से मिलके मुनज़्ज़म किया। और बाद में जो है वो इनका जो प्लान था, जिसमें ये था कि एक, जिसने आगे जाके दाइश की शक्ल लिया, ISIS की शक्ल लिया, ISIL की शक्ल, जो भी उसका नाम दें आप, तो उसका वो आइडिया बेसिकली बुनियादी तौर पर इनका था। लेकिन हुआ क्या, इनका नाम कैसे सामने उभरा, अबू मुसाब जरकावी का नाम उभरा कैसे? हुआ ये कि कोई 2003 में तो हुई है ना इन्वेजन, 3 में तो अमेरिकन एंटर हुए इराक में। ये बड़ी मज़ेदार बात है जो अब मैं बताने लगा, और इस पे ये सोचने की बात है, ये गौर करने की बात है, ठीक है। 2004 में ये हुआ कि वहाँ पर जो एक इलाका है फलूजा, ठीक है,
और फलूजा में क्या हुआ कि वहां पर अबू मुसाब जरकावी ये सदाम हुसैन के भी खिलाफ थे, अमेरिका के भी खिलाफ, और ये जो है ये अहले तशी के तो बहुत ही खिलाफ, क्योंकि बुनियादी जो है वो स्ट्रक्चर ही ये था कि जो है वो तकफीर और ये सारे जो उनके थ्योरी। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने जनाब वहां पर प्लान किया एक अटैक, और वहां पर वो अटैक इन्होंने प्लान किया कि जनाब एक अमेरिकन का एक कॉन्वॉय वहां से गुजरेगा गाड़ियों का, तो उसके ऊपर जो है वो वहां पर जो लोकल लोग हैं उनको अबू मुसाब जरकावी ने कहा कि इन पे अटैक करना है। अच्छा, अब जनाब ये 2004 में तो ये अटैक हुआ, और अटैक होने के बाद जो है वो उसमें 4 अमेरिकन को मार दिया गया। 4 अमेरिकन को मार दिया गया, और 4 अमेरिकन को मारने के बाद उनकी जो मैयतें थीं, लाशें थीं, उनकी बेहुरमती हुई, उनको सड़कों पे खींचा गया, और खींचने के बाद उनको दरिया फरात के ये बिल्कुल फलूजा से पास ही यूफ्रेटिस का एक पुल बना हुआ है, पुल के ऊपर इन्होंने 4 अमेरिकन की बॉडीज को लटका दिया। अच्छा, अब जनाब यहां पर यह हुआ कि ये हंगाम, ये तो एक आग की तरह खबर फैल गई। हम कवर भी की हुई, मैंने तो की हुई है कवर, बहुत डिटेल में वाकया कवर किया हुआ, शायद लोगों को याद भी हो फलूजा का वाकया। अब जनाब क्या हुआ कि वहां पर अमेरिकन ने अगले 2 या 3 दिनों में वहां पे अटैक कर दिया पूरे फलूजा के अंदर। वहां पर एक तरह से फतह का ऐलान और ये सारा अटैक कर दिया, उनकी स्पेशल ऑप्स फौज उतर गई, सब कुछ हो गया। लेकिन वो जो 4 अमेरिकन थे उनके बारे में पता ही चला कि वो फौजी नहीं थे अमेरिका के, बल्कि एक नया नाम दुनिया ने सुना कि वो किसी कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, उस कंपनी का नाम हमने भी सुना हुआ था। हम जिस खलीजी रियासत से अपना प्रोग्राम करते थे, लाइव जाता था, तो वहां पर ही एक छोटा सा ऑफिस खुला हुआ था कि जी आपने इराक विराक जाना है अगर, तो ये हमारा कार्ड ले लें और हम आपको सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो जैसी खबर ब्रेक होनी शुरू हुई तो फौरी तौर पे हमने दौड़ लगाई नीचे बिल्डिंग में, तो उनके ऑफिस के बाहर ताला लगा हुआ था। 2-3 खवातीन और हजरात उनके जो सेल्स का जो काम करते हैं वो ब्रोशर दे के गए थे कुछ महीने पहले ना, कि जो गोल्डन पैकेज, ये पैकेज, वो पैकेज, आपको जहाज प्रोवाइड होगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको ये होगा वो होगा, अगर आपने कहीं भी जाना है, इराक कवर करने जाना है। तो मैंने कार्ड रख लिया, उनका रख लिया था, इंश्योरेंस भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। मैंने कहा चलें कभी जरूरत पड़ेगी दोबारा तो आपकी खिदमत ले लेंगे। तो जाके देखा तो दरवाजा बंद था, उनका ऑफिस से वो गायब हुए हुए थे। कंपनी का नाम था ब्लैक वाटर, और जो 4 बंदे थे वो 4 बंदे जो हैं वो ब्लैक वाटर के थे जिनको मार दिया अमेरिकन ने। उसके बाद वहां पर फलूजा के अंदर कोई मेरे ख्याल से 22-23 दिन तक उनकी लड़ाई होती रही, लेकिन उसके बाद 2004 में उसके बाद वो लड़ाई ख़त्म हुई और फलूजा से अमेरिकन ने विड्रॉ कर लिया। बहुत ज़्यादा लोग, अमेरिका के भी बहुत कैजुअल्टीज हो गई थी, बहुत ज़्यादा लोग जो है मारे गए थे फौजी, और जो लोकल थे फलूजा में वो भी मारे गए थे। तो ये बिल्कुल, और पूरे के पूरे इराक के अंदर एक अफरा तफरी सी फैल गई थी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बाथिस्ट ना हो, यानी बात पार्टी के भी नहीं है, सद्दाम हुसैन के भी नहीं है, और यहां से अबू मुसाब जरकावी का नाम उभरना शुरू हुआ था। ठीक। अच्छा, अब मैं ये बात आज क्यों कर रहा हूं? आज मुझे ये ब्लैक वाटर क्यों याद आ गई है? ब्लैक वाटर मुझे इसलिए याद आई है जनाब, याद आने की क्या बात है, वो हैं ही यहां पे मौजूद हैं। तो वो जो है वो जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने देखा होगा कि वहां से जो जहाज़ों की, कई जहाज जो फ्लाई कर रहे हैं काबुल एयरपोर्ट से, उन कई जहाज़ों में तो हजारों की तादाद में लोग बाहर खड़े हैं, धक्के खा रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिनमें सीटें खाली हैं। ये देखें जरा, ये देख रहे हैं जहाज, इसमें सीटें खाली हैं। अब सवाल यह है कि इसमें सीटें क्यों खाली हैं भाई? देखिए ना, इसमें मुसाफिर क्यों नहीं है? ये जहाज हैं और ये काबुल से फ्लाई कर रहे हैं, हाँ। और इनमें सीटें खाली हैं, क्यों? ये क्या है? ये देखें, रात के वक्त जहाज फ्लाई कर रहा है, सीटें खाली हैं।
अच्छा, और कई जगहों पे लोग जहाजों से गिर रहे हैं नीचे और उनको उठाया, जगह नहीं मिल रहा। आखिर ऐसा क्या हो रहा है काबुल एयरपोर्ट पे जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आया? तो हम जरा न्यूज वीक को देखते हैं। 5वीं स्लाइड। ये आदमी बड़ा जबरदस्त, मैं, आप यकीन करें, इतने सालों से प्राइवेट कंपनी चार्जेस $6,000 फॉर फ्लाइट्स आउट ऑफ अफगानिस्तान। और प्राइवेट कंपनी कौन सी? एरिक प्रिंस। एरिक प्रिंस, द फाउंडर ऑफ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ब्लैक वाटर, इज चार्जिंग $6,500 फॉर सीट्स on charter flights out of Afghanistan. Meanwhile, other flights leaving the region have mostly empty. अच्छा, $6,500 दें। और इनकी बहन, आपको पता है ना, बेट्सी डेविस, हम बात भी कर चुके हैं कि वो जो है वो उनके भाई हैं, वो ट्रंप दौर में वो रही भी हैं वहां पे सारी। तो $6,500 में अगर आपने निकलना हो तो आप वहां से टिकट लें, टिकट कटाएं और लाइन बनाएं और उसके बाद जो है वो वहां से आप निकल जाएं। तो ये वहां पे जो है ये बड़ी अच्छा। उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ये तीसरा देखें, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है, काबुल प्राइवेट रेस्क्यू एफर्ट्स ग्रो। अच्छा, प्राइवेट ऐसे कह रहे हैं जैसे खुदाया, जैसे कोई खिदमत खल्क को एनजीओ बनी हुई है। देखिए ना, प्राइवेट रेस्क्यू एफर्ट्स, ऊपर हेडिंग देखेंगे ना, आप कहेंगे कि लोग शायद आ गए खिदमत खल्क के लिए। दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर एरिक प्रिंस चार्जेस $6,500 अ पर्सन, अदर ग्रुप्स लीव काबुल एम्प्टी। अच्छा, यानी $6,500 अगर हैं आपके अमेरिकन, किन के पास, किन से ले रहे हैं? अमेरिकन चाहे फौजी हो, ये नहीं कि कोई ना 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 ना, फौजी हो, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर हो, स्पाई हो, जो भी हो, $6,500 दो और जहाज में जाओ। जहां जाने वहीं जहाज में जाएगा, कोई धक्कम पेल आगे पीछे, अलग से वो लाइनें हैं, अलग से जाएं, पहुंचें, बताएं उनको। और ये सर्विस भी है कि अगर आप एयरपोर्ट नहीं आना चाहते, आपको सिक्योरिटी का मसला है, तो ब्लैक वाटर आपको जहां पर मौजूद है अफगानिस्तान में, जहां पर मौजूद है, वहां से आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी और सर्विस प्रोवाइड करके आपको काबुल एयरपोर्ट तक ले आएगी। अच्छा, अब ये तो कितनी कितनी अजीब सी जो है वो कहानी है और बड़ा बड़ा अजीब सा किस्सा है सारा। ये हम क्या दिखा रहे हैं पता नहीं। अच्छा, तो बहरहाल तो मुख्तलिफ लोग जो, अच्छा, एरिक प्रिंस ही हैं। एरिक प्रिंस ये बड़ा, मैंने आपसे कहा ना कि ये बड़ा, इन्होंने फिर अपनी कंपनी का नाम बदल लिया था। इन्होंने कंपनी का नाम जो है वो जी के नाम से कंपनी कर ली थी। नॉर्थ कैरोलिना, 52 साल के, 52 ईयर्स। और ये जो हैं ये अमेरिकन सील 8 टीम 8 पे भी रहे हैं। हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। लेकिन आज, और फिर उसके बाद जी सर्विसेज इन्होंने कर ली थी, और उसके बाद जी सर्विसेज का अब जो काम करते हैं ये काम करते हैं एकेडमी के नाम से। तो अब इनकी कंपनी का जो नाम है ब्लैक वाटर नहीं है, एकेडमी के नाम, और बड़ा मतलब पढ़ा लिखा सा नाम, एकेडमी के नाम से। अब ये चेंज क्यों करना पड़ा डॉक्टर साहब? चेंज, वो ब्लैक वाटर तो बड़ा बदनाम हो गया था नाम, ब्लैक वाटर भी जी भी हो गया था। अब ताजा तरीन जो नाम है वो, लेकिन एरिक प्रिंस है, तो फिर जहां पर आता है नाम तो लोग फिर ब्लैक वाटर आ जाते हैं, ब्लैक वाटर आ जाते थे। अच्छा, अब ये, अच्छा, इनको ये चले गए थे, इन्होंने हेटी में, जब ये नेवी सील थे ना, तो हेटी में काम किया, अच्छा, मिडल ईस्ट में काम किया, सेंट्रल एशिया में काम किया। और ये प्रेसिडेंट बुश अव्वल के साथ ये व्हाइट हाउस में भी थे, और उसके बाद एक कांग्रेसमैन के साथ, इसमें मैं बाद में बात करूंगा। एक कांग्रेसमैन उस जमाने में 90s की बात हो रही है, तो एक कांग्रेसमैन के साथ ये जो है वो बड़े, उनके साथ उनके स्टाफ के मेंबर थे और उनके साथ ही ट्रैवल करते थे और ट्रैवल करते थे। और उस जमाने में इनकी मुलाकात हुई थी अहमद शाह मसूद से अफगानिस्तान में, नॉर्दर्न अलायंस से। ठीक है जी। अच्छा, बाद में ये वापस आए और इन्होंने कहा ये बोस्निया की लड़ाई बड़ाई जो है फजूल है। इन्होंने 95 के अंदर अलग हुए आर्मी से। इन्होंने 6,500 एकड़ ज़मीन वहाँ पे ली, नॉर्थ कैरोलिना में अपना स्टार्ट किया कारोबार। और कारोबार स्टार्ट करने के बाद इन्होंने कहा कि हम ये सारा प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। जी हाँ, 2000 के अंदर, इनको 9/11 से पहले एक ठेका इनको बड़ा मिल गया था। जब ये
यूएसएस कोल पे अटैक हुआ था यमन के पास, तो अलकायदा ने क्लेम किया था, तो इनको वो ठेका मिल गया था। लेकिन उसके बाद जब 9/11 हो गया तो अफगानिस्तान में, इराक में फिर तो बहुत ये इन्वॉल्व हुए, और ये ब्लैक साइट्स, टॉर्चर, पुलिसिंग, सॉफ्ट लॉबिंग, मतलब हर किस्म की सर्विसेज जो हैं अब ये प्रोवाइड करते हैं, और हाईएस्ट लेवल पे इनका इंटरेक्शन होता है। मतलब ये मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात इनकी होती है, ये मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स इनसे बराह रास्त इनसे बात करते हैं। ये इतना वेल कनेक्टेड और इनका इतना पैरेलल सिस्टम दुनिया भर में इतना खड़ा हो गया है कि उसके नतीजे में ये, अच्छा ये अफगानिस्तान में है, अगर जहाज फ्लाई कर रहे हैं $6,500 में, तो ये अफगानिस्तान में है। अच्छा, प्रिविलेज्ड है वहां पे। नहीं मौजूद है ना। अच्छा, अब आप आगे चलें, ठीक है। इन्होंने जनाब क्या हुआ कि न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है, एज अफगानिस्तान फ्रेज ब्लैक वाटर फाउंडर एरिक प्रिंस इज एवरीवेयर। वाह वाह, ठीक है। मतलब अफगानिस्तान में ब्लैक वाटर आपको नजर आ रही है हर जगह, आगे पीछे दाएं बाएं। और ये 2018 में, 2018 में क्या हुआ था ये आप सुने जरा। ये 2018 में, जब तक 2018 में नहीं जाएंगे अब 21 नहीं समझेंगे। हुआ ये क्यों थे वहां पे 2018 में? ये 2018 में इसलिए थे कि इन्होंने ये कहा था कि मुझे आप यहां पर एक पूरा का पूरा, इन्होंने ये जो हमारी 12वीं स्लाइड है याद करवा दूं लोगों को, इन्होंने काबुल में जाके कहा था कि इस जंग को प्राइवेटाइज कर दें, ये जंग मुझे दे दें आप। अमेरिकन CIA से और अमेरिका से इन्होंने कहा था जंग मेरे हवाले कर दें, ये आपसे नहीं संभलेगी, मैं इसको अपने अंदाज में करूंगा, और आपका $1 बिलियन, इन्होंने कैलकुलेशन, इन्होंने कहा आपका, आप गलत बात कर रहे हैं, आपका $1 बिलियन वीक खर्च हो रहा है यहां पे। तो फिर इन्होंने अपना प्लान पेश किया था और कहा था कि ये इतने पैसों में, और उसके बाद ये हुआ था, अच्छा इनके इस प्लान के साथ लोगों ने इख्तलाफ करने शुरू कर दिया, और टिलरसन ने इख्तलाफ किया, वो फारिग हो गया, ठीक है। उसके बाद मतलब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो ट्रंप इनसे बड़ा मुतासिर था, और ट्रंप कहता था कि यार ये क्या मुसीबत है। मैकमास्टर ने मुखालफत की, वो फारिग हो गया। उसके बाद जो है वो बोल्टन के साथ था, लेकिन बोल्टन वो खुद ही फारिग हो गए मौसूफ, और जिम मैटिस ने मुखालफत की, वो भी फारिग हो गए। अच्छा, अब सवाल ये था कि ये इनका ये था कि भाई मैं वहां जाके एक तो आपको ये जंग जीत के दूंगा, दूसरा लेकिन कंडीशन क्या है, पैसे में लूंगा कम, पैसे में आपसे पैसे कम लूंगा, लेकिन कंडीशन जो है वो ये है कि जरा निकालें स्लाइड नंबर 11, लोगों को रिमाइंड करवा दें ना, लोगों को याद करवा देते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि ट्रम्प फाइंड रीजन फॉर US टू रिमेन इन अफगानिस्तान, क्या? मिनरल्स, ठीक है। अच्छा, मिस्टर ट्रम्प जो हैं ये अब आ गए जनाब अशरफ गनी से, उन्होंने बात की है कंट्री के मिनरल्स के ऊपर, ये खबर है, और ये 18-19 चल रहा है, ठीक है जी। 18, 19, 20 ये सारा ट्रम्प को इंटरेस्ट है कि वहां पर, और उस ट्रम्प को क्या इंटरेस्ट है, उसके दामाद को भी इंटरेस्ट है, हाँ जेरेड कुशनर को भी, ठीक है, कि ये पूरे के पूरे यहां पर। अच्छा, इसी दौरान जनाब क्या हुआ कि एरिक प्रिंस साहब जो हैं वो, अब आप देखें कि स्लाइड नंबर 6 देखें, 2019 में इन्होंने कहा कि यहां पर ये मेरी बात कोई सीरियसली कुछ समझ नहीं रहा, किसी को बात समझाना, जरा लोगों को समझाना मुश्किल है। तो ये 2019 में ये छठी स्लाइड जो है, ये इन्होंने कहा कि यार ये जरा जितने करते हैं, ये म्यांमार चले गए, मूव्स टू म्यांमार, ठीक है, यानी बर्मा, म्यांमार चले गए, और वहां पर फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप के नाम से इनकी कंपनी बन गई, और म्यांमार की सिक्योरिटी के हवाले से वहां चले गए। किसकी सिक्योरिटी? चाइनीज की, एंड अदर फॉरेन, चाइनीज के साथ इनके, ये आप कमाल होगा। अच्छा। यानी आप देखें, ये वही है ना जिन्होंने प्यूटिन के, जिनके बारे में खबर चली थी कि प्यूटिन से मुलाकात ट्रंप की हो गई, और रशियन इलेक्शन और ये सब, वेल कनेक्टेड आदमी। तो ये वाहिद गालिबन इस लेवल के कोई अमेरिकन है जो चाइना के साथ भी इनके कॉन्टैक्ट है। कंपनी इनके हांगकांग में रजिस्टर है, लेकिन चाइना के साथ भी। तो म्यांमार चले गए। म्यांमार जाने के बाद जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां जाने के बाद जो है वो अपनी कंपनी इन्होंने बनाई, और कंपनी इन्होंने किस चीज़ की, मेरे रेफरेंसेस यहाँ पे दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई बात जो है वो लोगों के ऐसी ना चली जाए जिसका कोई रेफरेंस ना हो।
अच्छा, तो इन्होंने वहाँ जाके अपनी कंपनी बनाई और कंपनी बना के इन्होंने जो है वो उस कंपनी के थ्रू इन्होंने फिर वो रेयर अर्थ माइनिंग, जो रेयर मेटल्स थे उनके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे गिर गई, थोड़ी देर में हुकूमत ही गिर गई, बगावत हो गई ना वहाँ म्यांमार में, बगावत हो गई, तख्ता उलट गया, जमहूरी हुकूमत चली गई। दुनिया में किसी को याद है म्यांमार में इंसानी हकूक? म्यांमार में क्या हुआ था? इंडिया को याद है किसी को? इंडिया में आपको पता है लाठीचार्ज, हरियाणा बंद पड़ा है पूरा, दिल्ली में आज हंगामे, वो 9 महीने हो गए और वो नहीं जा रहे किसान। पूरा हरियाणा की सड़कें बंद हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं, दिल्ली पूरा घेरा हुआ है उन्होंने। और वो अजीब वहाँ पे जो है ना हरियाणा के फार्मर जो हैं वो वहाँ पे मतलब पूरे इंडिया में हंगामे हैं, उसके पे अभी बाद में बात करूंगा मैं। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये म्यांमार गए, म्यांमार में बगावत हो गई और म्यांमार में बगावत होने का मिलिट्री जनता आ गई और उस मिलिट्री जनता को अमेरिकन भी भूल गए, इंडिया भी भूल गया, सारा मगरिब सब भूल गए। टेलीग्राफ ने चंद हफ्ते पहले खबर लगाई और टेलीग्राफ ने कहा इंक्रीज इन रेयर अर्थ माइनिंग इन म्यांमार में भी फंडिंग जनता। ठीक है, सही। तो ये जो है ये जाहिर है कि इसमें इंटरेस्ट जो था वो एरिक प्रिंस साहब का ही, और एरिक प्रिंस साहब ही इसके अंदर जो है वो काम कर रहे थे और इंटरेस्ट है। लेकिन मैंने आपसे बात की ना कि इनको इसी दौरान इन्होंने, जो मैंने आपसे कहा ना कि इनकी चाइनीज के साथ बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं आपको 2017 का या 18 का, लेकिन ग्लोबल टाइम्स कोट कर देते हैं यहाँ पे, और ये 7वीं स्लाइड जो हमारी, कि ब्लैक वाटर फाउंडर टू ओपन बेसिस इन शिंगयांग। ठीक है, कि वहां पर मतलब क्योंकि इनकी मैंने और सिक्योरिटी किसकी प्रोवाइड, इन्होंने कहा कि मैं जो फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप है कंपनी, वो जो बेल्ट एंड रोड है उसके लिए, क्योंकि आपको यूरोप में भी जाना है, अफ्रीका में भी आगे जाना है, तो प्राइवेट फर्म्स को आप इन्वॉल्व करें, हर जगह तो पीएलए नहीं जाएगी, मतलब इतने सारे लोगों की सिक्योरिटी के लिए आपको जरूरत होगी। तो इन्होंने, क्यों अमेरिकन बात नहीं सुन रहे थे, इन्होंने चाइना से डील कर ली। इन्होंने कहा कि आप जाइए साइट पे, और चाइना के साथ इन्होंने डील कर ली। सीजीटीएन उस जमाने का, ये साल 1.5 साल पहले का बता रहा है कि चाइनीज एंड ग्लोबल सिक्योरिटी फर्म सी बिग अपॉर्चुनिटीज इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन्होंने कहा कि बहुत लंबा प्रोसेस है आपका, और ये अफ्रीका तक जाना है, यूरोप तक जाना है, और हम आपके साथ जो है इसमें प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स के तौर पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ब्रिंग्स, देखिए ना इसमें ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप आ गया, और उसके बाद उसमें जीओसी ऑपरेट्स, ये जो जाहिर है जो चाइनीज फर्म है वो आई, वो पाकिस्तान, टर्की, मोजम्बिक, मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रही है, लेकिन उसके साथ जो पाकिस्तान में तो नेवी काम कर रही है, फौज काम कर रही है, लेकिन ओवरऑल जो वहां पे बेसेस और इसका पूरा प्लान वो इन्होंने ले लिया। जिस कंपनी ने लिया वो कंपनी, उसके पीछे फिर एरिक प्रिंस है। अच्छा, मैंने कहा ना आप, अच्छा ये देखिए ना, फर्म्स लाइक ग्लोबल रिस्क एंड G4S, अच्छा G4S जो है उन्होंने कहा कि बिल्कुल कि हमें इंटरेस्ट है इसके अंदर, और उसके बाद ये हांगकांग लॉजिस्टिक फर्म्स फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप co-founded, अब मैं चाइनीज मीडिया कोट कर रहा हूं इसलिए मैं कोट चाइनीज मीडिया कर रहा हूं, co-founded by Eric Prince who created the US military security services basis Blackwater, announced in December it will be shifting strategy to capitalize on Belt and Road Initiative. ठीक है, it plans to set up office in southwestern province of Yunnan which adjoins Southeast Asia and other bases in Xinjiang and China Northwest, starting point from for CPEC. तो वो CPEC की जो जहां से CPEC स्टार्ट हो रहा है, पता होना चाहिए हमें भी, तो वहां पे हमारे पुराने जानने वाले जो है वो चाइना की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वहां पे सिक्योरिटी के मामला कर चुके हैं। अब इन्होंने जो अमेरिका ने नहीं किया, अच्छा ये मैंने कहा ना ये फ्री सर्विसेज है इनकी, आप मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, आप जो है वो चाइनीज हो, रशियंस हो, अब ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म है जिसके पास अपने रिसोर्सेज हैं, ट्रेंड लोग हैं, और हर मुल्क के रिटायर्ड लोग हैं, हर मुल्क के। पाकिस्तान में जो ब्लैक वाटर के ऊपर ऑपरेशन हुआ था तो कई उसमें लोकल सिक्योरिटी फर्म्स यहां बंद कर दी गई थी जो कि ब्लैक वाटर के साथ कोऑर्डिनेशन। अच्छा जी, तो ये आज से 7-8 साल पहले जब ऑपरेशन हुआ था। सही। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अब आप चले जाएं उस खबर पर जो मैंने कल प्रोग्राम के क्लोजर में दी थी
कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो 15वीं स्लाइड थी उसको जरा दिखा के फिर हम क्लोजर पे जाते हैं, ताकि हम उसके बाद ये जंगों की नई शक्ल किस रुख में आ रही है। और दाइश ने ये आईएस, लेकिन Imran Chaos CIA mission that persists for years. The spy agency had plans to de-emphasize the counter-terrorism operations to focus on the rising global power. History got in the way. ठीक है। और स्पाई एजेंसी जाहिर है कि लोकल अगर उन्होंने अटैक किया है तो लोकल ग्राउंड पे, पहले तो ये बात हो रही थी ग्राउंड पे लोग नहीं, CIA, डीप स्टेट्स, रशियन, चाइनीज, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, जितने मुल्क हैं सारे, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, बहुत सारी चीजें सामने नहीं आती, लेकिन उनको सोचने का और समझने का तो एक है ना मामला कि मैंने कहा वो तस्वीरें देखी, मैंने कहा जहाज खाली कैसे जा रहा है, जहाज खाली कैसे जा रहा है, दाइश कैसे आ गई है, क्या लिंक बन रहा है, क्या हो रहा है, चीजें करते 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 तो मैंने कहा एक प्रिंस साहब आ गए सामने, 20 साल पुरानी जान पहचान है। मैंने 2003 में ये ऑफिस ऐसे स्टूडियो हमारा, ये नीचे ऑफिस, छोटा सा ऑफिस खुला है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि जी इराक में जिसने जाना हो तो वो उसको हम यहाँ से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर ब्रेक ले लेते हैं, एक वापस आके आपसे मजीद ये फलूजा ना होता लोगों को पता भी नहीं चलना था कि ब्लैक वाटर नाम की कोई चीज है। बेहतर, आपसे बात करेंगे सर, ब्रेक ले लेते हैं। तो यहाँ हाँ, लेकिन इसमें अमेरिकन ऑन बोर्ड नहीं है, ये मैं बताऊं। जो अमेरिकन यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर तो इसने डील कर लिया, और अब ये चूंकि चाइना के साथ कर चुके हैं ऑलरेडी, तो जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा ये चाइना की तरफ जाएंगे। अच्छा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। ये कॉन्फ्लिक्ट में अब इस हाँ, ये तभी तो चढ़ाते हुए जहाज लेके निकले वहां से कि तुम्हारे बंदे गिर रहे हैं जहाज। मैंने कहा था ना प्राइवेटाइज कर दो वॉर को। अब इनकी कोई दूसरी, क्योंकि ये अफ्रीका में भी इन्वॉल्व हैं मुख्तलिफ जगहों पे, ये लिबिया में भी इन्वॉल्व हैं, ये म्यांमार में इन्वॉल्व हैं, वहां पे माइनिंग हो रही है, इसलिए तो दुनिया। और दूसरी बात यह है कि अब इसमें सवाल यह है कि अब इस पे CIA के पास क्या प्लान है। CIA किसी और फर्म को कॉन्ट्रैक्ट देती है, वो फर्म जो भी होगी उसको ये अच्छी तरह जानते होंगे। इनका नाम जो कि सामने, अच्छा इनका नाम कैसे आया वो भी मैं आप वक्फा लें, मैं बताता हूं। ये खामोशी से चल रहा था काबुल, इनका नाम ये गुस्से में आ गए। ठीक सर, ये कल गुस्से में आ गया। आप वक्फा नहीं, उसके बाद बात करें। ब्रेक ले लेते हैं सर, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप कॉन्फ्लिक्ट पर बात कर रहे थे, सवाल यही है आपसे कि जंगों की नई शक्ल क्या होगी ग्रे जोन के हवाले से, तो आप ऑलरेडी बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि पहली बात तो ये है कि ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो तालिबान अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत बन जाए, हुकूमत उनसे बन जाएगी। सवाल यह है कि ये हुकूमत आगे चलेगी कैसे? ठीक है, 2-3 बातें एयरपोर्ट के हवाले से इस वक्त गुफ्तगू उन पे हो रही है। एक बात यह हो रही है कि कतर के साथ तालिबान के, कतर जो है वो उसको टेक्निकली एयरपोर्ट, क्योंकि ज़ाहिर कतर का बहुत बड़ा रोल रहा है इस तमाम अमन मुआहिदा और तमाम, उन्होंने पॉलिटिकल ऑफिस खोला। जब दुनिया में कोई तैयार नहीं हो रहा था तो पॉलिटिकल ऑफिस खोल के उन्होंने झंडा लहरा दिया था वहाँ कतर में। तो कतर, लेकिन और कतर जो है जाहिर है कि एक इंटरनेशनल लेवल पर भी कतर की एक स्टैंडिंग बड़ी स्ट्रांग है। कतर में ही सेंडकॉम भी है, ठीक है, कतर में ही सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस करने वाला अरब दुनिया का मीडिया है, अल अरबिया भी है, बाकी भी है, लेकिन अल जजीरा है। और जब ये अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी, और अरब स्प्रिंग शुरू होने के बाद फिर कुछ अरसे के बाद पहले तो सऊदी अरेबिया और टर्की के आपस में इश्यूज खड़े हो गए थे, फिर उसके बाद 2017 में कतर और सऊदी अरब के मामलात हुए, फिर ईरान और सऊदी अरब के मामलात हो गए, तो फिर अजब तरह से ये खलीफा हफ्तार, वैसे मुझे याद आया, ये खलीफा हफ्तार जो लीबिया में लड़ रहा है, इसने भी ठेका अपनी हिफाजत का एरिक प्रिंस को दिया हुआ है। वहाँ अरब मलेशिया लड़ रही है इसकी। अच्छा। इसके जो अरब एक और अरब जी हर कई मुल्कों में, यूक्रेन की फौजों को ट्रेन कर रहे हैं मौसूफ। अच्छा, तो इसमें जो है, इसमें इशू ये है कि अब इसमें अच्छा, मैंने आपसे कहा ना कि नाम कैसे आ गया। नाम ऐसे आ गया कि वो व्हाइट हाउस में किसी ने पूछ लिया, व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन से किसी पूछा कि जहाज खाली क्यों आ रहे हैं। ये आहिस्ता से किसी ने विस्पर किया कि ये एरिक प्रिंस का जहाज तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिसका भी हम तहकीकात करेंगे। एरिक प्रिंस गुस्से में आ गए। एरिक प्रिंस गुस्से में आके, ये कल का अखबार है न्यूयॉर्क पोस्ट में, उन्होंने कहा एरिक प्रिंस हिट्स बैक एट बाइडेन। उन्होंने जवाब दिया बाइडेन को कि बाइडेन भूल गए तुम और जॉन कैरी
ये तुम भूल गए हो, ये स्लाइड नंबर 2 जो है, स्लाइड नंबर 2 हिट्स बैक एट बाइडेन, तुम भूल गए हो कि तुम्हें मैंने रेस्क्यू किया था, तुम्हारी जान बचाई थी मैंने 2007 या 8 में, तुम्हारी और जॉन कैरी की। तुम जो है वो एक जगह फंस गए थे, वहां पर तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि $6,500 में मैं एक सीट बेच रहा हूं। तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारी और जॉन कैरी और बाकी लोगों की, तुम तालिबान की टेरिटरी में उतर गए थे, और तालिबान की टेरिटरी में तुम उतर गए थे अफगानिस्तान में, चारों तरफ से तुम लोगों ने घेरा था, मैंने तुम्हें बचाया था। वहां तूफान, ये रेत का तूफान आ गया था, तो मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम मुझे अफगानिस्तान के बारे में बता रहे हो। तो इसने आगे से मीडिया पे जो है आके, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इन्होंने, एरिक प्रिंस साहब ने, तो एरिक प्रिंस जो है ये मौजूद हैं अपनी जगह। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, मैंने कहा ना कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स का सारा अब ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ, जंग जो है वो प्राइवेटाइज होगी, कौन किधर है, क्या गेम कर रहा है, गवर्नमेंट्स गिर रही हैं, बन रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, फलां हो रहे हैं। तो अच्छा, अब इसमें, लेकिन अब इस पिक्चर में देखना यह है कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चाइना और उधर इन्होंने बेल्ट एंड रोड का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया चाइना के साथ, तो अब ये कंपनी जो है ये कहां जाती है, ठीक है, और क्या इनके मुकाबले पे कोई सीआईए किसी और को हायर करता है या सीआईए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि वो जहाज वहां से खाली जा रहे हैं और ये खबरें चल रही हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर कि $6,500 का जो डॉलर की एक सीट जो है वो बिक रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात जो मैंने आपसे कहा ना कि 2-3 बातें हो रही हैं काबुल एयरपोर्ट के हवाले से। एक तो बात चल रही है, एक तो पाकिस्तान ने, देखिए पाकिस्तान माशी तौर पर, सियासी तौर पर, जो दुनिया भर के अंदर मामलात हैं, और फिर साथ आपकी जंगें खड़ी हैं रीजन के अंदर, कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा कहाँ पे कहाँ जाके बैठेगा, ये जो खित्ते के मसाइल हैं। अब इन हालात में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में अफगानिस्तान से मुहाजिरीन आ रहे हैं, और पाकिस्तान ये नहीं कर सकता कि जहाज़ों से धक्के देना शुरू कर दे, या लोग आ रहे हैं तो मतलब लोगों को रोक तो रही है सिक्योरिटी फोर्सेज, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो, तो यहाँ पर तवक्को ये हो रही है कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, कोई कह रहे हैं 40,000, कोई जो है वो उसकी तादाद 50,000 या उससे भी ज़्यादा बयान कर रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा तादाद में अफगानिस्तान से लोग यहाँ आ सकते हैं। तो पाकिस्तान हुकूमत के लिए, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, दफ्तर खारजा के लिए, कि ये एक तो पहले वहाँ पर अदम इस्तेकाम ना पैदा होने दें। ये जो दाइश नामी चीज़ आ गई है, ये डॉक्टर शहाब अल महाजिर के उन्वान से जिनका नाम है, एक उनकी तस्वीर कुछ अर्से पहले एक मैगजीन पर उनकी तस्वीर आई थी। मैं नहीं जानता कि ये जो अमाक नामी उनका रिसाला है उसके ऊपर उनकी एक तस्वीर आई थी कुछ अर्से पहले, दौलत इस्लामिया। मैं नहीं जानता कि ये तस्वीर उनकी सही थी, ये एक तो उन्होंने खराब की हुई थी, लेकिन दूसरी तस्वीर ये जो है ये दक्तूर शहाब अल महाजिर, ठीक है, ये दक्तूर शहाब अल महाजिर जो कि अबू बकर बगदादी के साथ पहले बैत करते हुए, और फिर दूसरी तस्वीर नीचे इनके ये मरकज की तरफ से चूंकि जारी हुआ है, तो खुरासान विंग उसके अंडर है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी मुमकिन है और ये हो सकता है क्योंकि ये नहीं मानते, यानी अब एक अजीब सा मामला हो गया ना कि तालिबान से वो अलकायदा से जो है वो दाइश से दाइश खुरासान के बाद आपको पता है 20 साल बाद जो है वो दुनिया दाइश के साथ मुज़ाकरात करके और आगे किसी और के साथ जो है वो लड़ रही हो। मतलब ये अजीब सा एक होता है, एक आपने रखना होता है, एक फोर्स आपने रखनी है, और उसमें वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी आपने तो हम तालिबान को पहले मारेंगे, कि तालिबान हमारे बड़े दुश्मन है अमरीकी। ये अजीब सा इनकी नारे के साथ सामने है, जिसकी वजह से इनकी और तालिबान की, अच्छा, ये अदम इस्तेकाम पैदा करने वाली पोजीशन है। और ये चूंकि खुरासान के उन्वान से आए हैं, इसलिए इस बात के बहुत इम्कानात हैं कि वस्ती एशिया में, भारत में, बांग्लादेश में, फिलिपीन के अंदर आप ना भूलें, इंडोनेशिया में आप ना भूलें, बहुत बड़ी वहाँ पे जो इस्लामिक मूवमेंट्स काम करती रही हैं, और वहाँ पे सूरत हाल डेवलप हो रही है। कोविड की वजह से वैसे भी इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, तो ये तंजीमें किस तरह क्या करती हैं, लेकिन ये हो सकता है कि कोई वहाँ पे कोई वाकया किसी और जगह, पाकिस्तान समेत, ठीक है, अफगानिस्तान, क्योंकि ये अमेरिका कह रहे हैं ना एमिनेंट थ्रेट है। एमिनेंट थ्रेट का मतलब है कि तकरीबन वो थ्रेट जो है वो इन्हीं, कोई ऐसी चीज़ है जो यकीन है उनको कि कुछ वाकयात होंगे। अमेरिकन भी कह रहे हैं, ब्रिटिश भी, अमेरिकन ज़्यादा कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कोई ऐसा इवेंट है जो कि कहीं पर वकू पजीर होने को है, और वो कह रहे हैं कि वो अब वो 31 से पहले बाद अल्लाह ना करे हो, लेकिन ये इन्होंने अपना सिग्नेचर, इन्होंने अपना निशान छोड़ना है किसी जगह। ये जो
आप देखिए ना इस वक्त अभी क्या सूरत हाल है। ये धमाके किए हैं दाइश या आईएस खुरासान ने। दुनिया का मीडिया बुरा भला किसको कह रहा है? तालिबान को। अब ये कमाल देखें आप, यानी उससे पहले जो पिछले तमाम साल जो वाकयात होते रहे दहशतगर्दी के, अमेरिकन तो उसमें नहीं, अमेरिकन ने तो अपने आप को सेव कर लिया था ट्रंप दौर में। आप देखें ये तो बहुत अरसे के बाद उसमें बम धमाके हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे स्कूलों में, लेकिन आपने ये देखा होगा कि कोई भी इस वक्त दाइश के बारे में बात नहीं कर रहा इंटरनेशनल मीडिया। क्यों? सारे बात कर रहे हैं तालिबान के बारे में। तालिबान की वजह से मुल्क छोड़ना पड़ा। ये दाइश की वजह से नहीं, दाइश खुरासान नहीं, तालिबान की वजह से हम बेघर हो गए, तालिबान की वजह से हम निकल गए। ये जो धमाका हुआ ये भी तालिबान ने किया है, ये तालिबान के लोग मर गए, वो तालिबान, मतलब आप ये देखें, ये जो मैं साइकोलॉजिकल वॉर किसी के दिमाग में कहीं पर अभी तक। अब क्या होगा, अब दाइश और ये तालिबान लड़ेंगे तो उसके नतीजे में कौन जीतेगा? अच्छा, वो इजरायली जो है वो कह रहे हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये तो दोबारा अमेरिका को दावत है कि आप आ जाएं, दोबारा वापस आ जाएं, ठीक है, हमें छोड़ के ना। अमेरिका यहां से ज्यादा मसला ये है कि उधर अमेरिका ऐलान कर चुका है। अच्छा, बेनेट की मुलाकात हो गई आखिरकार प्रेसिडेंट बाइडेन से इजराइल के। उन्होंने कहा कि मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, अगर ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो और भी ऑप्शन, इसमें वो खुश हैं कि अच्छा अभी और भी ऑप्शन है तो फिर जंगी होगी। ऐसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान, इनकी ये मुलाकात बड़ी टाइमिंगली हुई है। मैं हमेशा कहता हूं कि सार्क सबसे अच्छा इत्तेहाद होता अगर यहां पर ये जो अलाइज का बनता साउथ एशिया के अंदर कम से कम, लेकिन वो नहीं बना। अब उसका नतीजा ये कि मुलाकात भी होती है, दुशंबे में होती है। मतलब है कि कोई जैसे वो होगा ना, तो ताशकंद मुआहदा हो रहा है तो ये। अच्छा, अब मसला ये है कि इस पूरे के पूरे किस्से के अंदर उन्होंने ये कि जी ये बिल्कुल ये नहीं, आप इसको कंपेयर करें कि जैसे महमूद अब्बास गए थे जब किसी भी मुल्क ने कहा कि हम यहां पे एक हुकूमत, हम जमहूरियत में जाना है, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम इनको, तो वो अब उनको किसने खड़ा किया, पीछे उनके कौन है, कौन सी पावर है। अगर टर्की के साथ ये मुआहदा कंप्लीट हो जाता है, फर्ज करें, अभी तक टर्की ने कोई जवाब नहीं दिया। टर्की और कतर, ये बात हो रही है, एक बात हो रही है खाली कतर को, एक हो रही है टर्की और कतर अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म को एयरपोर्ट की सिक्योरिटी दे दें जिसमें उनके साबिक फौजी और पुलिस एहलकार हो। एक ये बात चल रही है। यही बात पिछले साल यूएई के साथ चली थी और एक दो और मुल्कों के साथ चली थी कि आप एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देख लें, ताकि मेरी दुनिया को ये हो कि भाई इसमें और भी मुल्क आ रहे हैं। लेकिन उनके सामने फिर ये कंडीशन रखी जा रही है तालिबान की तरफ से कि इसके जवाब में हमें फौरन तौर पर मानने का आप ऐलान करेंगे, अगर हम आपको ये देते हैं, तस्लीम किया जाए फौरी तौर पर। तालिबान जो है वो जी सर, आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कहा है कि अफगानिस्तान को अगर तनहा छोड़ा गया तो नुकसान सबको होगा। नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने सारा एक सफारती बयान दिया है, वो कोशिश भी पूरी कर रही है, उनकी वजारत भी, हुकूमत भी, पाकिस्तान के सारे लोग भी, लेकिन ये मामला बड़ा पेचीदा है। इसमें मैंने आपसे कहा ना कि देखें अब ये इत्तेहाद किस तरह, इसमें क्या बात होती है। ये तो मुलाकात हुई है ना अभी, इससे पहले इंटेलिजेंस चीफ भी मिल चुके हैं अप्रैल में, ईरान के और सऊदी अरेबिया के, इराक में ही। लेकिन कई जगहों पे जो जारी जंगें हैं उसमें पोजीशन अलग है। एक तो अल्लाह करे कि यमन की जंग खत्म हो, फिर यह है कि इराक के अंदर स्टेबिलिटी आए। लेबनान बहुत बड़ा क्राइसिस है, प्रेसिडेंट मैक्रोन का आना बहुत अच्छा है, इसलिए कि आप याद करेंगे जब वहां पे ब्लास्ट हो गया था तो लोग उनकी लीडरशिप छोड़ के ये प्रेसिडेंट मैक्रोन से कह रहे थे कि आप मदद करें। फिर प्रेसिडेंट मैक्रोन और टर्की के दरमियान कशीदगी खत्म हो गई है। ये जो कशीदगी, तो बात यह है कि अब ममालिक के दरमियान नए ब्लॉक खत्ते में बन रहे हैं। ये मैं अभी आज देख रहा था, ये भी इंडिया टुडे और इंडियन एक्सप्रेस की, ये जो हमारी लास्ट स्लाइड्स हैं, ये मैं देख रहा था कि ये करनाल में लाठीचार्ज हो रहा है प्रोटेस्टर्स पे, और वहां पर उनके हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने आना था भारत में। और ये मामला देखें, अगर ये इस तरह से होता रहेगा, और उसमें एक वायरल वीडियो आ गई कि किसानों को मारने का कह रहे हैं वो, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सारी सड़कें बंद कर दो, हंगामा आ रही शुरू हो गई, लाठीचार्ज। ये है मैन मेड क्राइसिस। जो मतलब एक इशू ऐसा है जिस इशू को अगर 8-9, इसे कुछ ऐसी इशू भी नहीं है, इसमें कोई कांग्रेस किसान प्रॉपर की बात है, तो किसान एक बात कर रहे हैं। अब उनके साथ वहां चूंकि एक ऐसा आ गया है सिलसिला कि अगर किसी से बात की जाएगी तो कमजोरी जाहिर होगी। अब आप देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन को, ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो टैक्ट, कितनी दुनिया भर की तनकीद हुई है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा नहीं मैंने निकालना है, फौजें निकालनी है, लेकिन
दरमियान में आप याद करें, एक खातून बेचारी, वो कैमला हैरिस दौरा करके गई, किसी के जहन में है कि क्या हुआ वियतनाम में, बहुत और क्या बना उस क्वाड का, और क्या बना उसका। मतलब है कि लोगों की तवज्जो आप जहां जो मर्जी खींच खूंच के आएगी अफगानिस्तान के ऊपर ही, और पाकिस्तान में लोगों को अलर्ट रहने की, होशियार रहने की, कोविड के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।